बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है एनर्जी। तो एनर्जी से क्या मुराद है? किसी भी बॉडी के अंदर वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। हम सारा दिन काम करते हैं, रात को एनर्जी लो हो जाती है। हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी को बहाल करने के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सब के लिए एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उन सब को बहाल करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की बेशुमार टाइप्स हैं: केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सो ऑन। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की मोशन की वजह से होती है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है। कितनी एनर्जी है ये उसका फार्मूला है। आपको पता होना चाहिए उसका मैस क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इन दोनों की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं जो बॉडी मूव कर रही है उसके पास एनर्जी कितनी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। या आपको पता होना चाहिए उस बॉडी का मोमेंटम और उस बॉडी का मैस, तो आप पता लगा सकते हैं कि उसके पास एनर्जी कितनी है। तो जो एनर्जी मोशन की वजह से, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, रोड पे कार जा रही है, पंखा चल रहा है, बुलेट मूव कर रही है, तो ये सब मोशन में है। तो इनके पास मोशन की वजह से एक एनर्जी मौजूद है और उस एनर्जी का नाम हमने काइनेटिक एनर्जी रखा हुआ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के दो रिलेशंस मैंने लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। p इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसी दूसरे फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैस बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, तो ये फार्मूला बताता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, और किसी बॉडी का मैस बढ़ाया है और वेलोसिटी को सेम रखा है, तो v कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर कांस्टेंट मोमेंटम हो तो फिर आप इन्वर्स वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। फार्मूला आपके सामने, जैसे मैंने बेसिक लेक्चर में आपको सिखाया, वो लेक्चर आप बार बार सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मसलन अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ काइनेटिक एनर्जी और मैस का, तो ये एक सीधी लाइन बनेगी। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, तो ये पैराबोला बनेगा। और मैंने सिखाया था जिसकी पावर कम होगी उसकी तरफ को ये बेंड होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी की तरफ बेंड होगा। अगर मैस डबल हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, मैस हाफ हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डबल होगी तो इसका पहले स्क्वायर करेंगे तो उससे इसका पता चलेगा। तो अगर ये डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम हो जाएगी। अगर ये ट्रिपल हो जाए तो ये 9 टाइम हो जाएगी। ये 1/2 हो जाए तो ये 1/4 हो जाएगी। ये 1/3 हो जाए तो ये 1/9 हो जाएगी एंड सो ऑन। अगर आपको वो वेलोसिटी में रेशो दे देता है, फर्ज करो वेलोसिटी में वो कहता है रेशो है 1:2, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? ऑफ सेम मैस, अगर मैस सेम है तो वेलोसिटी में रेशो 1:2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में 1:4 होगी। तो वो सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद ये वाले रिलेशन में भी सेम मेथड, अगर मैस बढ़ेगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो, तब तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मैस कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अगर दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनका मोमेंटम सेम है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? जिसका मैस कम होगा। अगर दो बॉडीज़ हैं, उनकी स्पीड सेम है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? जिसका मैस ज़्यादा होगा। अगर स्पीड सेम है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, मोमेंटम सेम है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और मैस में ग्राफ बनाएंगे तो ये हाइपरबोला बनेगा एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ पैराबोला है। किसकी तरफ को बेंड हो रहा है? जिसकी पावर कम है। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये इसकी पावर थोड़ी है, तो इसकी तरफ ये बेंड हो जाएगा। और अगर इधर मैं v² रख दूँ, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी और v² को एक वेरिएबल कंसीडर करना है। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इनका ग्राफ सीधी लाइन बन जाएगा एंड सो ऑन। और इस तरह यहाँ से फार्मूला से आपको बेशुमार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन इन फोर्स फील्ड।
जब भी कोई बॉडी फोर्स फील्ड में पड़ी हो, ऐसा फील्ड जो फोर्स लगाए, जैसे ग्रेविटी का फील्ड फोर्स लगाता है, ये मार्कर मेरे हाथ में है तो अभी इस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो इसको नीचे खींच के ले गई, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ऐसी जगह पड़ी हो जहां पर वो फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। जैसे मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो ये फोर्स फील्ड के अंदर है, तो इसका मतलब इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे फर्ज करो ये एक मैग्नेट है और इसके पास कोई आयरन का पीस है, अब ये मैग्नेट इस आयरन पीस पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेट इस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, फोर्स फील्ड के अंदर। तो जब भी बॉडी फोर्स फील्ड के अंदर पड़ी होगी, बेशक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और वो फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है, तो फिर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और ये वाली जो एनर्जी होगी ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक और तरह से भी हम कहते हैं ड्यू टू कंस्ट्रेंट स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी किसी कंस्ट्रेंट स्टेट में ले जाए, ऐसी शक्ल में ले जाएं जहां वो रहना नहीं चाहती, जैसे आप स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच कर दें, अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता, आपने बाई फोर्स उसको यहाँ रोक दिया, तो इसको हम कंस्ट्रेंट स्टेट बोलेंगे। अब जब हम छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर एनर्जी स्टोर है जो उसको वापस लेके जाएगी। जब भी कोई बॉडी जैसे कैटापुल्ट है, आपने उसकी रबड़ को खींच दिया तो ये कंस्ट्रेंट स्टेट में आ गया, तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी और इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और इसका एक खास नाम भी हम यूज़ करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मैंने ये दो फार्मूलाज लिखे हैं, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कब हम कौन से फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -gmm/r है। पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। रेफरेंस पॉइंट अगर हम अर्थ की सरफेस को कंसीडर करें, जिसको रेफरेंस कंसीडर करेंगे वहाँ हम सपोज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अगर हम ये कहें कि जो बॉडी अर्थ सरफेस पे पड़ी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो फिर जो बॉडी h हाइट पे पड़ी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, mgh। तो mgh फार्मूला तब लगाएंगे जब हम सरफेस ऑफ अर्थ को एज अ रेफरेंस चूज करेंगे, या किसी भी सरफेस को रेफरेंस चूज करेंगे, तो उससे h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा रेफरेंस फिक्स है, इसके लिए हमारा रेफरेंस फिक्स नहीं है। आप किसी भी सरफेस को एज अ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने इन्फिनिट को रेफरेंस कंसीडर किया है। हमने सपोज किया है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स जीरो हो गई है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हम इन्फिनिटी को एज अ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, तो r डिस्टेंस पे एनर्जी का ये फार्मूला होगा। और ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हम किसी सरफेस को एज अ रेफरेंस चूज करेंगे और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे, तो h हाइट पे, उस सरफेस से h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें। रेफरेंस पॉइंट कैन बी चूजन एनीवेयर, आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। फर्ज करो ये एक टेबल है और इस टेबल की हाइट है h1, और यहाँ से टेबल से एक बाल है ऊपर जिसकी हाइट है h2। अब फर्ज करो एक स्टूडेंट कहता है कि इसकी, क्योंकि टेबल से हाइट है h2, तो इसके मुताबिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh2 हुई। और एक स्टूडेंट कहता है इसकी टोटल हाइट है h1 प्लस h2, तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनी mgh1 प्लस h2। दोनों स्टूडेंट सही कह रहे हैं। अगर हम सरफेस ऑफ टेबल को रेफरेंस कंसीडर करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी mgh2, और अगर हम सरफेस ऑफ ग्राउंड को एज अ रेफरेंस कंसीडर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh1 प्लस h2। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप यहाँ से। बाकी आप देख लें, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के वेट पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का सीधी लाइन बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी और मैस का सीधी लाइन बनेगा। अगर हाइट डबल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल, मैस और हाइट दोनों डबल हो जाएंगे, ये 4 टाइम एंड सो ऑन। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा यू की वैल्यू कम होगी, लेकिन इस माइनस का इफेक्ट भी इग्नोर नहीं करना। इसका मतलब जैसे r बढ़ेगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। फर्ज करो यहाँ पे इसकी वैल्यू है -100, यहाँ इसकी वैल्यू है -50, यहाँ इसकी वैल्यू है -10 और यहाँ इसकी वैल्यू है 0।
तो आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू आर बढ़ने से कम हो रही है, लेकिन एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी लोअर वैल्यू है। इसका मतलब ऊपर जाने में एनर्जी बढ़ रही है और इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो वर्क बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के। जितना हम बॉडी पे वर्क करेंगे उतना उस बॉडी की एनर्जी में चेंज पैदा होगा। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। अगर हम बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करते तो हम उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको थ्रो कर दिया, पहले ये रेस्ट में था, मैंने इसको थ्रो किया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैंने इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया तो मैंने इस पर पॉजिटिव वर्क किया। अगर हम किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करते हैं तो हम उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। फर्ज करो ये इधर से गेंद आ रही है और मैं उसको कैच करके रोक लेता हूँ। अब उसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी लेकिन मैंने रोक दिया, मैंने उसकी एनर्जी को कम कर दिया, तो अब उसकी एनर्जी कम हो रही है तो हमने उस पर नेगेटिव वर्क किया है। आपको पता है फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की एनर्जी को कम करती है, तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करती है। ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क भी कर सकती है, नेगेटिव वर्क भी कर सकती है, तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। तो जब हम किसी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो हम उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, और जब हम किसी बॉडी की एनर्जी को कम कर रहे हैं तो हम उस पर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। और अगर किसी बॉडी की एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब हम उस पर कोई वर्क ही नहीं कर रहे, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम दो स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। अगर बॉडी को हम मूव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में रखते हुए, इक्विलिब्रियम से मुराद या तो बॉडी रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, और अगर आपने उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो फिर उसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज करो ये मार्कर है, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके आया हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो उसमें चेंज कितना आया? जीरो। तो फिर जो वर्क डन है वो किधर गया? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। तो वर्क इज इक्वल टू mgh2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहे। मसलन आप एक कार को धक्का लगा के आगे लेके जा रहे हैं, तो अब उसकी हाइट ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो अब वर्क किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कार यहाँ पे रेस्ट में थी, मैंने उसको धक्का लगाया, धक्का लगाने से वो ऊपर तो नहीं गई, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं हुई। तो चेंज कौन सी चीज़ हुई? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अब वर्क डन बराबर होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है आपने तो पॉजिटिव वर्क किया, अगर आपने कम कर दी है तो आपने नेगेटिव वर्क किया। तो यहाँ से वर्क का फार्मूला हमने लिख दिया FD, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया हाफ mvf² फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके भी मैंने दो स्पेशल केस बनाए हैं। अक्सर वो सवाल जो देता है वो इन दो केसेस में से देता है। अगर वो कहता है किसी बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट किया जाता है या एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, या बॉडी रेस्ट में थी उसको एक्सेलरेट करवाया आपने, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो फिर वर्क डन बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। जितना वर्क होगा उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको चार क्वांटिटीज का रिलेशन मिल जाएगा: फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मास एंड वेलोसिटी। तो अगर वो कहता है कि फर्ज करो आपने डिस्प्लेसमेंट डबल करना है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो फोर्स आपको हाफ लगानी पड़ेगी। तो आपको कोई भी दो क्वांटिटीज का रिलेशन बनाया जा सकता है। F और V का बना सकते हैं, D और F का बना सकते हैं, F और M का बना सकते हैं, D और M का बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। F और D का बना सकते हैं, M और V का बना सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटी में याद रखो रिलेशन आपने लेना हो तो कौन डिसाइड करेगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है? जो बाकी चीज़ें कांस्टेंट्स होंगी वो डिसाइड करेंगी कि इनमें कौन सा रिलेशन लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब बोलेंगे अगर स्पीड कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे? अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो। या अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का स्क्वायर मास के डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो मास के इन्वर्सली हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे जब भी क्वांटिटीज़ हो तो आपने उनसे रिलेशन बनाना हो तो पहले तो आपने देखना है क्या किन किन चीज़ों की वो बात कर रहा है और कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो वो कांस्टेंट डिसाइड करेंगे कि बाकी दो क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन बनेगा।
तो यहाँ से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं आपको कहता हूँ एक कार है, वो मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, उस पर फ्रिक्शन की फोर्स ने उसको 5 मीटर डिस्टेंस के अंदर रोक दिया है, 5 मीटर डिस्टेंस के अंदर उसको रोक दिया है। अगर उसकी वेलोसिटी डबल कर दें फॉर द सेम फ्रिक्शन फोर्स, तो उसको कितने मीटर तक रोका जा सकता है। तो आपने देखा बॉडी को रोका जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो तो वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी का मास तो चेंज नहीं हुआ और फ्रिक्शन की फोर्स भी उसने बता दी सेम है, तो इसका मतलब जो डी है वो वी आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसने शुरू वाली वेलोसिटी को डबल कर दी है, तो इसके डबल होने से ये जो डिस्टेंस है ये 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर पहले डिस्टेंस 5 मीटर था जिसमें ये बॉडी रुक गई थी, अब वो 20 मीटर में ये बॉडी रुकेगी एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस आप खास तौर पे जहन में रखिएगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फिर ये रिलेशन ये बन जाएगा और ये 4 चीज़ों का रिलेशन बन जाएगा। आप कोई 2 क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट कर सकते हैं, और अगर वो ब्रॉड टू रेस्ट कहता है या कम्स टू रेस्ट कहता है या बॉडी को स्टॉप कर दिया गया है तो फिर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो फिर ये वाला रिलेशन बन जाएगा। थैंक यू।